हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं मास वेट एंड डेंसिटी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। पूरा हम सारांश आपको बताएंगे और इसी सारांश को आपको पढ़ कर जाना है और शॉर्ट एकदम पूरा नोट्स है हमारा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, मेरा अभी रिजल्ट आरआरबी जेई में आया हुआ है। आपको मैं एक वीडियो बनाऊंगा अपने आरआरबी जेई का। इसमें मेरा आरआरबी जेई में भी रिजल्ट हो गया है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड, मेरा नाम है विकास। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ मास एंड डेंसिटी। फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरा 1K जल्दी पूरा करवाएं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टार्ट करते हैं कि डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, तो डेंसिटी के बारे में हम देखेंगे। तो डेंसिटी दो टाइप की होती है, एक होता है मास डेंसिटी और एक होता है वेट डेंसिटी। ठीक है, तो जो मास डेंसिटी होता है, जो हमारा द्रव्यमान घनत्व होता है, मास डेंसिटी को हिंदी में द्रव्यमान घनत्व बोलते हैं और वेट डेंसिटी को भार घनत्व बोलते हैं। तो जो मास डेंसिटी होता है, मास डेंसिटी, इसे हम रो से डिनोट करते हैं। रो बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, तो द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब, यानी केजी प्रति मीटर क्यूब। किसका? ये रो का। रो मतलब घनत्व। मास डेंसिटी का मात्रक क्या होता है, केजी प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, इसका मतलब हो गया, इसका जैसे घनत्व का अगर हम फार्मूला की बात करें, अगर फार्मूला तो रो बराबर मास अपॉन वॉल्यूम हो गया। लेकिन कहने का बात यह है कि अगर मैं डिफिनीशन की बात करूं तो क्या हो जाएगा, इकाई आयतन का जो द्रव्यमान होगा हमारा, इकाई आयतन का द्रव्यमान, उसे क्या बोलेंगे हम, घनत्व बोलेंगे। समझ बात आ रही है? इकाई आयतन का द्रव्यमान, इकाई आयतन के द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। क्लियर हो रही है? अब देखिए, यहाँ से अगर m की वैल्यू निकालेंगे तो m बराबर, यहाँ से m बराबर रो इंटू वी हो जाएगा। रो इंटू वी हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम का, तो अगर हम कोई भी एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, तो m बराबर रो इंटू एरिया इंटू लेंथ। ये हमारा क्या हो गया, ये मास का फार्मूला ये भी होता है, रो इंटू वी और रो इंटू ए इंटू एल। ये हमारा हो जाएगा डेंसिटी का फार्मूला। ठीक है, मतलब ये मास का दो फार्मूला निकल गया, डेंसिटी का फार्मूला। इस पर भी आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस पर भी क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स आएगा ही आएगा, इस पर न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, वेट डेंसिटी क्या होता है, वेट डेंसिटी को हम गामा से प्रदर्शित करते हैं। गामा बराबर होता है W/V होता है। ठीक है, जो W होता है, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है और आयतन का मीटर क्यूब। इकाई आयतन का जो भार होता है उसे हम भार घनत्व कहते हैं। इकाई आयतन का जो भार होता है उसे क्या कहते हैं, भार घनत्व कहते हैं। ठीक है, गामा बराबर, अब देखिए W बराबर क्या होता है, वेट, यहाँ W बराबर होता है M इंटू जी, होता है कि नहीं होता है, तो W की जगह M इंटू जी लिख दिए। ठीक है, और इस M इंटू जी और अपन क्या है, वॉल्यूम यहाँ पे हो गया V हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे M अपन जो V हो गया, इसके हम क्या, M अपन V की जगह रो लिख सकते हैं, तो यहाँ पर रो लिख दिया। तो गामा बराबर रो इंटू जी, ये भी एक गामा का फार्मूला हो गया। तो गामा का दो फार्मूला है, गामा बराबर W/V और गामा बराबर रो इंटू जी। ये हो गया भार घनत्व। क्लियर हो रही है बात? चलिए, अब देखिए, जैसे हम ये कह रहे हैं, यहाँ हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई ये हमारा वेसल्स है, कोई हमारा क्या है, ये वेसल्स है। क्लियर हो रही है बात? कोई हमारा क्या है, ये वेसल्स है। और यहाँ जो है हमारा जो है एक वेसल्स दिया हुआ है जिसमें हम क्या है, द्रव भरा है। ठीक है, इसमें ये द्रव भरा हुआ है और इसकी ये डेंसिटी है। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे ना, अगर कोई भी लिक्विड है, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी हमारी कम होती है। क्या होती है? यदि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे डेंसिटी हमारी कम होगी। अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें, सुनिएगा बात, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें तो डेंसिटी क्या होगी, हमारा इंक्रीज होगा। यानी प्रेशर को जब बढ़ाएंगे तो डेंसिटी हमारी बढ़ेगी, ये याद रखिएगा। वैसे भी दैनिक जीवन में भी हम सोच सकते हैं कि भाई कोई भी आपका डेंसिटी वाला कोई भी लिक्विड है, आप गाढ़ा वाला लिए हैं, उसको गर्म करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे। मॉलिक्यूल दूर होंगे तो आपकी डेंसिटी क्या, दूर दूर होंगे तो डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और प्रेशर बढ़ा देंगे तो सिकुड़ जाएंगे, तो सिकुड़ेंगे तो डेंसिटी पास मॉलिक्यूल पास हो जाएंगे, डेंसिटी क्या है, बढ़ जाएगी। क्लियर हो रही है बात? चलिए देखिए फ्रेंड्स, हम कुछ डेंसिटी के बारे में बता रहे हैं। देखिए, जो पानी की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये सब याद करना पड़ेगा आपको और याद करना है।
पानी का होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, समुद्री पानी का होता है 1020 केजी प्रति मीटर क्यूब, कांच का होता है 2500 केजी प्रति मीटर क्यूब, पारा का होता है 13,600 केजी मीटर क्यूब, ठीक है। इसके बाद एयर का होता है 1.2 केजी प्रति मीटर क्यूब, लोहा का होता है 7,850 केजी प्रति क्यूब, सोने का दिया था इस बार परीक्षा हुआ था ना फ्रेंड्स, तो सोने का डेंसिटी कितना होता है 19,300 केजी प्रति मीटर क्यूब। फिर उसके बाद पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल का होता है 750 केजी प्रति मीटर क्यूब, एल्कोहल का होता है 800 केजी प्रति मीटर क्यूब, और तेल का होता है 850 केजी प्रति मीटर क्यूब, लकड़ी का होता है 600, लकड़ी का क्या होता है 600 केजी प्रति मीटर क्यूब, और बर्फ का कितना होता है डेंसिटी 900 केजी प्रति मीटर क्यूब। ये बात समझ में आ रही है आपको? ये बात समझ में आ रही है? ये पूरा जितना हमने डेंसिटी यहाँ लिखा हुआ है इसे सब क्या करना है आपको? नोट करना है। क्या करना है? नोट करना है। क्लियर हो रही है बात? चलिए अब देखते हैं कि इकाई द्रव्यमान, देखिए इकाई द्रव्यमान का जो आयतन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो विशिष्ट आयतन बोलते हैं। देखिए विशिष्ट आयतन को हम भी से डिनोट करते हैं। विशिष्ट आयतन बराबर V बराबर m होता है, कैपिटल V से कोई मतलब नहीं, कैपिटल V बाई m होता है। कैपिटल V क्योंकि यहाँ स्मॉल भी ले रहे हैं इसलिए यहाँ कैपिटल V लेना पड़ेगा। क्लियर हुई बात? तो इकाई जो आयतन का जो द्रव्यमान होता है उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। V बराबर होता है कैपिटल V बाई m, और स्मॉल v बराबर और V बाई एम यानी 1/रो। रो कैसे हो जाएगा? क्योंकि हमने डेंसिटी का भी फार्मूला यहाँ देखिए पढ़ा था ना, डेंसिटी का फार्मूला रो इंटू मास अपन वैल्यूम, तो वैल्यूम अपन मास 1/रो, तो V बराबर 1/रो हो जाएगा। क्लियर? देखिए हमने स्टार लगाया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब, ये किसका होता है? ये पानी की डेंसिटी होती है ना, पानी की डेंसिटी, ये पानी की डेंसिटी होती है। इसका मतलब कि 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। इसे मैं प्रूव भी कर सकता हूँ, थोड़ा दोहराऊं उसके बाद फिर आप प्रूव भी कर सकते हैं। केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, या आ जाएगा 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट क्या याद रखिए कि 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब बराबर होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये याद रखना है आपको। क्लियर हो रही बात? चलिए यहाँ से देखिए अब हम एग्जांपल लेते हैं कि पानी का जो हमारी डेंसिटी होती है 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब होती है। अगर मैं इसको विशिष्ट आयतन में कन्वर्ट करूं तो विशिष्ट आयतन कन्वर्ट करने क्या हो जाएगा? इसको अगर हम ग्राम में लिखूं तो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। हम क्या करते हैं ना फ्रेंड्स कि अगर हम विशिष्ट आयतन की बात करें तो हम क्या करते हैं 1000 का हम डिविजुअल मार देंगे, 1000 का डिवाइड कर देंगे। जैसे तेल का हमने क्या लिखा था? तेल का हमने पढ़ा था कि 850 होता है ना, 850। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तेल का 850 केजी पर मीटर क्यूब लिखा हुआ है ना ये, तो तेल का 850 केजी पर मीटर क्यूब, इसमें 1000 का भाग दे देंगे तो 0.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा ना, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि भुजा 2 सेंटीमीटर वाले लोहे के घन का द्रव्यमान कितना होगा? मतलब जो भुजा है हमारी, जैसे कोई भी भुजा है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लोहे के घन का द्रव्यमान कितना होगा? तो पहले देखेंगे कि लोहे का घनत्व कितना होता है। तो लोहे का जो हमारा घनत्व होता है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा दिया हुआ है। ये हमारा क्या है? ये हमारा गिवन है, दिया हुआ है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? समझ में बात आ रही है? देखिए अब हमसे पूछ क्या रहा है? घन का द्रव्यमान पूछ रहा है, यानी m की वैल्यू। तो रो बराबर m बाई v, तो लोहे का घन तो कितना हो जाएगा 7.8 बराबर मास अपॉन 8 क्या हो जाएगा? अब देखिए 8 क्या है? 8 हमारा आयतन है। कैसे आयतन हो गया? क्योंकि 2 सेंटीमीटर लोहे के घन का, तो घन का फार्मूला क्या होता है? घन a बराबर दिया है 2, तो घन का आयतन a क्यूब, तो 8 हो जाएगा। तो यहीं 8 वैल्यू में यहाँ रख देंगे, तो m बराबर फिर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 62.4 सेंटीमीटर, 4 ग्राम क्योंकि मास है तो ग्राम आ जाएगा 62.4 ग्राम। क्लियर हो रही है बात? वेरी गुड। चलिए अब यहाँ हम आ जाते हैं इस वाले उस पे, है ना। चलिए स्पेसिफिक डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी, जिसको हम विशिष्ट गुरुत्व और सापेक्ष घनत्व भी बोलते हैं। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रहा है? स्पेसिफिक डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी, इसका मतलब क्या होता है? विशिष्ट गुरुत्व या सापेक्ष घनत्व होता है। अगर रिलेटिव डेंसिटी
रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी मात्रक नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि ऊपर भी द्रव नीचे भी आपका द्रव ही होता है, इसलिए द्रव द्रव आपका कट जाएगा। अब देखिए रिलेटिव डेंसिटी बराबर होता है रो द्रव। रो द्रव का मतलब होता है जो आपकी डेंसिटी होगी, जो द्रव की डेंसिटी होगी, और जो पानी 4 डिग्री सेल्सियस, पहले ऊपर द्रव होगा फिर नीचे पानी 4 डिग्री सेल्सियस पे होगा। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है रो द्रव अपान रो पानी 4 डिग्री। ठीक है, तो रो द्रव अपान पानी, पानी की डेंसिटी कितनी होती है 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1000 लिख दिया, ये बस इतनी करने के लिए। लोहे का देखो, लोहे का कितना होता है 7850 kg पर मीटर क्यूब। अगर हम रिलेटिव डेंसिटी करेंगे तो इसमें 1000 का बस भाग दे देंगे तो 7.850 kg पर मीटर क्यूब आ जाएगा। हमने बोला था ना याद करना पड़ेगा। रिलेटिव डेंसिटी जब भी हम निकालेंगे तो 1000 का हम डिविजिबल कर देंगे, 1000 का हम क्या कर देंगे डिविजिबल कर देंगे। ठीक है, या तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालेंगे तब भी 1000 का डिविजिबल कर देंगे। उसके बाद अगर हम लोहे का निकालेंगे तो लोहे में भी हम 1000 का डिविजल रिलेटिव डेंसिटी में अगर करेंगे तो रिलेटिव डेंसिटी में भी 1000 का हम क्या कर देंगे डिविजिबल कर देंगे, तो 7.850 आ जाएगा। इसके बाद कांच की बात करें तो कांच में अगर 2500 kg पर मीटर क्यूब आ जाएगा तो रिलेटिव डेंसिटी अगर कांच का निकालेंगे तो 1000 का डिविजिबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। लोहे में भी 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे 1000। तो रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे कब, रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए डेंसिटी में क्या करेंगे, जो भी हमारा डेंसिटी द्रव का होगा उसमें 1000 का हमने क्या कर देंगे डिविजिबल कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी। क्लियर हो रही है बात इतनी? आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर हो रहा बात? चलिए अब आइए देखिए, है ना, चलिए देखते जाइए। रिलेटिव डेंसिटी किस में मापी जाती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मापी जाती है ना। अब देखिए एक होता है हाइड्रोमीटर, एक होता है हाइग्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर से अपेक्षिक घनत्व मापते हैं और हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। देखिए ट्रिक कैसे, मैं जो याद करता हूँ, हाइग्रो मैंने ऐसे किया है ना ग्रह, तो आर्द्रता में भी ऐसे है ना आर्द्रता, तो हाइग्रो आर्द्रता, हाइग्रो आर्द्रता, और हाइड्रोमीटर एक अपेक्षिक घनत्व। ठीक है, जो हमारा वैल्यूम होता है, वैल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब कर दीजिए या मीटर क्यूब कर दीजिए या लीटर, ये तीनों में हम क्या करते हैं मेजर करते हैं ना, इसको मेजर हम तीनों में क्या करते हैं मेजर करते हैं ना मेजर। ठीक है, तीनों में हम क्या करते हैं इसको मेजर करते हैं। क्लियर बात? तो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर होता है। कितना होता है 1000 लीटर होता है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 ml। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है 1 ml। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है ना, याद रखना है हमको, है ना, याद रखना है। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होता है, देखिए ये कोई हमारा लिक्विड है, इसका आयतन m1 v1 ρ1 है घनत्व, इसका आयतन क्या है v1, द्रव्यमान क्या है m1, डेंसिटी क्या है ρ1। इसी तरह से दूसरे का m2 v2 ρ2 है। इसका अगर हम इन दोनों को आपस में मिक्स करें तो इसका जो फार्मूला बनता है रो मिक्स डेंसिटी ऑफ मिक्सचर बराबर m1 प्लस m2 अपान v1 प्लस v2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, डायरेक्ट पूछता है, डायरेक्ट फार्मूला पूछता है ना, डायरेक्ट फार्मूला पूछता है। केस 1 में अगर हम मास को यानी m1 बराबर m2 बराबर m कर दें तो इसका मिक्सचर क्या होगा, तो इसको जब रखेंगे ना यहाँ पे 2m अपान m1 अपान ρ1 प्लस m2 अपान ρ2, तो ये फाइनल ये आएगा 2 ρ1 इंटू ρ2 अपान ρ1 प्लस ρ2 2 ρ1 इंटू ρ2 अपान ρ1 प्लस ρ2। इसका मतलब ये है, डायरेक्ट पूछता है कि इफ़ एनी केसेस ऑफ डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इफ रिमेन बी मास रिमेन बी कांस्टेंट, यानी जो हमारा द्रव्यमान है वो आपस में क्या है इक्वल होगा, तो डेंसिटी का मिक्सचर क्या होगा, तो डेंसिटी का जो मिक्सचर होगा हमारा 2 ρ1 ρ2 अपान ρ1 प्लस ρ2 होगा। ये डायरेक्ट पूछा गया है, देख लीजिएगा 2018 एलपी का उठा करके प्रीवियस ईयर। क्लियर हो रही बात? दूसरा जो पूछता है हमारा केस 2 में पूछता है कि अगर हम इसकी जो ये आयतन है, अगर आयतन को हम क्या कर दें, अगर आयतन को बराबर कर दें तो हमारे जो मिक्सचर होगा ρ1 प्लस ρ2 अपान 2 हो जाएगा, ρ1 प्लस ρ2 अपान 2 हो जाएगा। जो हम मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा ρ1 प्लस ρ2 अपान 2 हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है बात? चलिए फिर यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है हमारा क्या चीज़, यहाँ पे जो हमारा है एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ρ1 की वैल्यू 4 दिया है, ρ2 की वैल्यू 6 दिया है, तो कह रहा है कि इफ़ मास विल बी सेम,
यदि द्रव्यमान आपका सेम हो तो क्या करेंगे, तो रो मिक्स बराबर टू रो वन रो टू अपन रो वन प्लस रो टू, यहाँ हो जाएगा 4.2 4.8। समझ बात आ रही है? 4 रखना है, 6 रखना है, काट देना है, तो इसको जब कट करेंगे तो 48 आ जाएगा, 4.2 आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। आप देख लीजिएगा यहाँ, देखिए 2 5 10 और 6 को 24, 24/5। ठीक है, 24/5। तो हमने क्या किया है कि 2 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दिया है, तो नीचे 10 हो जाएगा, तो 48, 48 में 10 का भाग देंगे तो 4.2 हो जाएगा। इसी प्रकार इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ वैल्यूम विल सेम, अगर वैल्यूम कुछ सेम कर दिया जाए V1/V2, अगर हम वैल्यूम को सेम करें V1 बराबर V2 बराबर V कर दें, तो ये आता है फार्मूला रो मिक्स बराबर रो वन प्लस रो टू अपन टू आता है, तो रो मिक्स बराबर 4+6/2 हो जाएगा, यानी 10/2 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? क्लियर हो रही है बात? चलिए देखिए, इसके बाद आता है हाइड्रोलिक प्रेशर आता है। ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेशर का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई हमारा एक सरफेस रखा हुआ है, उस सरफेस पे हमारा एक फोर्स लग रहा है, इंक्लाइंड फोर्स F लग रहा है, तो इस पे जो इसका जो ये जो होगा, जो घटक होगा यहाँ वर्टिकल में F sin थीटा और F cos थीटा हो जाएगा। इसमें प्रेशर का एक फार्मूला बनता है कि F जो परपेंडिकुलर है हमारा, जो हमारा फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर उस पर, और एरिया, इन दोनों के जो बीच का रेशियो होता है प्रेशर कहलाता है P बराबर F/A। इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, इसे पास्कल भी बोल देंगे। तो SI मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है और SI मात्रक पास्कल भी होता है। ठीक है, बीमा की बात करें तो P बराबर F/A, तो बल की बीमा होती है क्या, F बराबर M/A होता है। तो ये जो होता है ना, हम आप निकालेंगे ना तो बहुत आप लोग को हो जाए। देखिए सपोज दैट F का अगर हम बीमा निकालेंगे F बराबर M/A, तो M का कितना होता है, M ही होता है ना। और ये A जो है, ये आपका क्या है, A जो है आपका, तो A को हम किससे डिनोट करते हैं, त्वरण से। त्वरण का L(T⁻²) होता है। क्लियर हो गया? तो फोर्स का क्या हो गया, ML(T⁻²), वही हमने यहाँ लिखा हुआ है ML(T⁻²). और एरिया क्या होता है, लेंथ होता है एरिया, तो L² हो जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो ये 2 एक माइनस ये कट जाएगा, तो ML(1), T⁻²। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ? चलिए अब हम आते हैं द्रव दाब कि द्रव दाब क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, इस सरफेस में इतने तक लिक्विड भरा हुआ है, इसकी हाइट x है, तो यहाँ पर कितना दाब लगेगा, x वाला पॉइंट पर कितना दाब लगेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो रो बराबर mg/a होता है ना। तो रो बराबर रो इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, g mg हो गया, mg इंटू h। तो यहाँ पे कह रहा है कि P बराबर F/A होता है ना। तो यहाँ पे जब हम वैल्यूम को रखेंगे F बराबर mg(a) इंटू h इंटू g, तो a कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर रो जी एच हो जाएगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है भाई? m की जो हमारी वैल्यू है, अगर हम यहाँ पे g तो g ही रहेगा, है ना। और यहाँ पे P है, और यहाँ पे जो मास है हमारा, यहाँ चलिए यहाँ पे जो है, अभी यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स, रुकिए बता रहा हूँ। फिर देखिए इस वाले पॉइंट पे जो हमारा दाब लगेगा, साफ इसको याद, इस वाले पॉइंट पे जो दाब लगेगा रो जी एच लगेगा। क्या लगेगा, रो जी एच। तो P बराबर यहाँ फार्मूला याद रखना है, P बराबर रो जी एच, यहाँ पे भी P बराबर रो जी एच। क्लियर हुआ बात? अब देखिए दाब पैमाने की अगर हम बात करें तो गेज प्रेशर क्या होता है। तो गेज जो हमारा प्रेशर होता है, ठीक है, गेज जो प्रेशर होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष मापे गए दाब को क्या कहते हैं, गेज प्रेशर कहते हैं। और एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर हमारा पॉजिटिव में होता है। शून्य दाब के सापेक्ष मापे गए दाब को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। ये फार्मूला एक आता है कि P एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर P गेज प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। P एब्सोल्यूट गेज बराबर P गेज प्लस P एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बैरोमीटर की बात करते हैं। बैरोमीटर जो होता है वायुमंडलीय दाब के मापने के लिए किया हो जाता है। टार्सेली इसकी खोज करता थे। इसमें लिक्विड क्या भरा होता है, पारा भरा होता है। और इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो आपकी वैल्यू होती है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। ये आप ध्यान रखिएगा, 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? चलिए अब देखिए कुछ हम बात करते हैं इसकी, ठीक है।
देखिए जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ये याद रखिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक टॉर बराबर होता है दाब का मात्रक है, टॉर क्या है, दाब का मात्रक है। एक टॉर बराबर होता है 1 मिलीमीटर Hg। फिर इसके बाद अगर पारे में अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखें तो पी ए बराबर होता है 760 mg Hg। और फिर इसके बाद पी ए को ऐसे भी लिख सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एक इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर 1.01 बार होता है। इसके बाद पी ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर 760 टॉर्क होता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर 101 किलो पास्कल होता है। अगर हम पास्कल की बात करें तो 14.69 PSI होता है। PSI भी क्या है, पास्कल की यूनिट होती है। ठीक है, ये सब याद रखना है आपको। ठीक है, देखिए एक होता है हमारा, ये जो है लास्ट हम बता दे रहे हैं, एक होता है कि उत्प्लावन बल यानी बियॉन्सी फोर्स क्या होता है। ठीक है, बियॉन्सी फोर्स क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा कर लें। ठीक है, कि बियॉन्सी फोर्स होता क्या है। चलिए, बियॉन्सी फोर्स हम अगले चैप्टर में हम बताएंगे आपको कि बियॉन्सी फोर्स क्या होता है। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे बियॉन्सी फोर्स के बारे में। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही? क्या अपना जुरा